नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पाठ तत्सत पढ़ने जा रहे हैं और इसके पहले हमने 2-3 भागों में इसके पाठ के बारे में पढ़ा जाना। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ यह पाठ काफी रोचक है और सरल शब्दों में लिखा गया है। यहाँ इस पाठ में कुछ पेड़ जो है, जैसे बड़दादा है, शीशम का पेड़ है, बबूल है, ये आपस में बातें कर रहे हैं और वन नामक जानवर जो है, वन नामक जो वस्तु है, उसके बारे में उनकी जिज्ञासा बनी हुई है। अपनी बातचीत में उन लोग ने घास को भी शामिल किया, घास से भी पूछा कि वन कौन है। उसके बाद बांस से यही प्रश्न पूछा गया और अब सांप से इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की। तो विद्यार्थियों, इसके पहले के जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया कि बड़दादा ने गंभीर वाणी से सांप को रोककर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और स्वयं क्या है। सांप ने सा आश्चर्य कहा, किसका वास, वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं है नहीं। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। तुम जहाँ जरा छिद्र हो वहां तुम्हारा प्रवेश है, टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। बड़दादा ने क्या कहा कि हम वन नामक जंतु के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और तुमसे इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। छोटे छोटे जहां भी छिद्र है इस धरती पे, वहां तुम्हारा प्रवेश है, टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है। अर्थात जहां भी छोटी मोटे छिद्र है वहां पर घुसने का कार्य नाग साप या सांप करता है और इसलिए धरती के अंदर जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों से तुम अज्ञान नहीं हो। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वहां ज्ञान की खान है, तुमको अब क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज है, मेरी वैसी ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता है। विद्यार्थी मित्रों, देखो सांप ने क्या कहा यहाँ पर। सांप ने कहा कि मैं धरती के अंदर के जो सारे रहस्य है वो सभी जानता हूँ, वहां तो ज्ञान की खान है, लेकिन अब मैं तुमको क्या समझाऊं उसके बारे में। लेकिन वन नाम की कोई जंतु को या वस्तु को मैं नहीं जानता, वह जरूर कोई बनावटी चीज है और मेरा ऊपर की और यानी धरती के ऊपर की और उतली बातों से उनका कोई वास्ता नहीं रहता है। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन। सांप ने कहा, वह फर्जी है और वह आगे बढ़ गए। बड़दादा ने यह कहना चाहा, तो वन के बारे में क्या तुम नहीं जानते हो। तो सांप ने कहा, वह फर्जी है, वह बनावटी है और वह कहकर वो आगे बढ़ गए। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबका ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन का जानकार कोई नहीं था। अर्थात सभी लोगों से इस बारे में पूछा गया, सभी से चर्चाएं की गई इस बारे में, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि जो वन के बारे में जानता हुआ। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उनमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में पाया गया कि दो टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वह बन गया है और सच में वह नहीं है। अर्थात आदमियों ने एक आदमी जो है वो ईमानदार जीव नहीं है और उन्होंने वन की एक बनावटी बात लोगों में फैलाने के लिए कह दी है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो, इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताएं वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह बयाना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। वन दादा ने क्या कहा विद्यार्थियों। बड़दादा ने कहा कि भाइयों, उन आदमियों को फिर से आने दो यहाँ पर और हम उनसे ही पूछेंगे कि यह वन नामक वस्तु क्या है और सच्ची सच्ची बात बताए, खाम खा झूठ बोलना छोड़ दे।
लेकिन उससे पूछने से पहले वन से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। बड़दादा की यहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के ना होने का फैसला पास हो गया। परदादा की बात को कोई वहां पर विशेष महत्व नहीं दिया गया। लोगों ने कहा, वहां जवान पेड़ों ने कहा कि बड़दादा बूढ़े हैं, उनके मन में डर बैठा हुआ है और जंगल और इस प्रकार जंगल नहीं है या जंगल नामक कोई वस्तु नहीं है, वह एक बनावटी है। इस प्रकार का फैसला आपस में हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। तो विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं हम यहाँ पर कि जो दो शिकारी थे वो वापस आ जाते हैं और उन्हें देखकर समूचे जंगल के अंदर आग से जैसी खबर फैल जाती है कि वो शिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने भी अपनी बंदूकें संभाली। बड़दादा ने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। अब क्या हुआ? आदमियों ने भी अपनी बंदूकें संभाली और जीव जंतु जो है वो आपस में, झाड़ी जो है वो, पेड़ जो है वो सभी आपस में बोल बोल कर अपना विरोध दर्शाने लगे। तब बड़दादा ने उन सभी के बीच में पड़कर कहा कि अरे तुम लोग इतने बेचैन क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से तुम्हारा फैसला निर्भम नहीं कहलाएगा। जरा ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद इस बात का निपटारा किए देता हूँ। यह कहकर बड़ आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीजों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि यह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? बड़दादा आदमियों की तरफ मुखातिब होते हैं, उनकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि भाई आदमियों, तुम इन पोली चीजों का मुंह नीचे करके रखो। अर्थात जो बंदूकें उन्होंने पेड़ों की तरफ की थी, पेड़ों की तरफ उसका मुंह किया हुआ था और उन पोली चीजों को का मुंह नीचे रखने की बात बड़दादा कहते हैं। डरो मत। अब यह बताओ कि यह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली। अभय का अर्थ होता है क्षमादान पाकर या आश्रय पाकर। इन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहां हम सब है। उनका इतना कहना था कि ची 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 की सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है। वन फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, स्वार्थी हो। खत्म करो इनको। आदमी यह देखकर डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है? परदादा ने फिर से अपनी बात को मोर्चा संभाला और पूछा कि सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। और यह बताओ कि वन कहाँ है? उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ हैं वही तो वन है। उन दोनों आदमियों में से जो एक प्रमुख व्यक्ति था, उसने आश्चर्य के साथ में और डर के साथ कहा कि हम सब जहाँ खड़े हैं वही तो वन है। बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत। वह सेमर है, वह सिरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छांव में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात नहीं है। बबूल अपने कांटे खड़े करके गुस्से में कहता है कि बको मत। यह सेमर का पेड़ है, सीदस का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, हमारे सिंहराज है, पानी है, धरती है, लेकिन और जिसकी छांव में तुम खड़े हुए हो वह हमारे बड़दादा हैं, लेकिन वन हमें दिखाई नहीं देता। तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। इस पर गुस्से से भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से परेशान होने लगे। अपनी मानवीय बोली में, अब तक वह प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है? देखते नहीं किनसे पाला पड़ा पड़ा हुआ है।
दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। अब इस तरह की परिस्थिति को देखकर दोनों आदमी निराश हो जाते हैं और मानवीय बोली में बोलते हैं कि यार, एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि यार, कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है और देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं? यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह इस पर। फिर गोलियों सी सवालों सी बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा, मैं वन हूं, तब बबूल कौन है? झूठ। क्या मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं वन हूँ? मेरा रोम रोम कहता है कि मैं बांस हूँ, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इस प्रकार सभी जो पेड़ जो थे वो आपस में कहने लगे कि अगर मैं घास नहीं हूं तो मैं कौन हूँ, मैं बांस नहीं हूं तो मैं कौन हूँ, क्या वन कहाँ है? इस प्रकार की अनेक बातें इन लोगों के आपस में होने लगी। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहां तमाम था। इस प्रकार सभी जीव जंतुओं में और पेड़ों में इतना शोर मचने लगा कि बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। अब दोनों आदमी बहुत परेशान हो गए और यदि बड़दादा ना होते थे तो आदमियों का काम तमाम हो जाता था, अर्थात दोनों आदमियों को मृत्यु मृत्यु दे दी जाती थी। उस समय आदमी और परदादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद विशाल पुरुष उस विशाल बड़े के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमे धीमे बातचीत हुई कि उसे कोई सुन नहीं सका। बातचीत होने के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के नीचे चढ़ता दिखाई दिया। वहां दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसे मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। बात दोनों की, बड़दादा की और आदमी की आपस में बातचीत होती है जिसे कोई सुन नहीं पाता। यह बातचीत बहुत धीमी होती है और बातचीत के बाद एक पुरुष जो है उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई देता है। वहां दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। आदमियों ने उन दोनों को बड़े ही प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र वह पढ़ रहा हो। वन के प्राणी ये सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आस पास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप्त हो गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है और खंड कहाँ है। वन के प्राणी जो थे वो पूरे स्तब्ध भाव से, एक एकाग्रचित्त भाव से देख रहे थे कि पेड़ के बड़दादा के पेड़ के ऊपर बड़दादा के पेड़ के ऊपर आदमी ऊपर तक चढ़ गया है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है वहां। देखते ही देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया, अर्थात उनमें चेतना का भाव भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप्त हो गई और कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वह आदमी अब धीरे धीरे नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। वह आदमी पेड़ पे से नीचे उतर जाता है और सभी जानवरों के बीच खड़ा था। परदादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योग मग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई। बड़दादा पूरी तरह से शांत थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जैसे सभी बातों का ज्ञान हो गया हो और वो कोई योग योग मुद्रा में या समाधि में बैठे हुए हैं और वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति या दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ हो। उस समय सब ओर से सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भंग करते हुए परदादा ने कहा, वह है, कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा है, वह है, वह है, कहाँ है, कहाँ है, सब कहीं है, सब कहीं है, और हम नहीं हैं, वह है। तो इस प्रकार यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है विद्यार्थियों। बड़दादा ने एक प्रतीकात्मक रूप से यह बात कही है कि जंगल जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है और हम जंगल के अंतर्गत ही एक इकाई के रूप में हम रहते हैं।
इस प्रकार विद्यार्थियों यह तत्सत कहानी यहीं खत्म होती है। जैनेंद्र की कहानियों तीसरे भाग से यह भाग लिया गया था। तो ऐसे कोई विशेष कठिनाई वाली बात मुझे इसमें दिखाई नहीं देती है या कुछ समझाने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं। सरल सहज शब्दों में कहानी का वर्णन किया गया है और प्रतीकात्मक रूप से उस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पेड़ जो है या जो प्रतीकात्मक है यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वन संपूर्ण भाग में वन फैला हुआ है और ये जो जानवर है, ये पेड़ जो है, ये सर्प है, ये घास है, ये सभी उस वन की एक इकाई है। अर्थात पेड़ के बिना वन अधूरा है और जीव जंतुओं के बिना भी एक दूसरे के बिना ये सभी वन अधूरे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार यह प्रतीकात्मक कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, अब धन्यवाद। इसके आगे फिर पढ़ेंगे।